हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं IC 38 कॉमन सेक्शन का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के साथ। देखिए, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हैं, ये हैं आपके 7 प्रकार के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो इंश्योरेंस है ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, जिनमें एक पार्टी होती है इंश्योरर, जिसे हम बीमाकर्ता भी कहते हैं, और दूसरी पार्टी होती है इंश्योर्ड, जिसे कि हम बीमित व्यक्ति भी कह देते हैं या फिर पॉलिसी होल्डर भी कह दिया जाता है। तो और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस का, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। चलिए, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसमें 7 प्रिंसिपल्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और उनमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, या फिर इसे अब्रीमा फाइड्स भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए, ये होता क्या है। ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, इसका ये मतलब है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये 2 पार्टीज के बीच में है। अब दोनों ही पार्टीज मींस इंश्योरर और इंश्योर्ड, इन दोनों की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक दूसरे के प्रति ये ड्यूटी होती है कि जो नोन फैक्ट्स हैं, मींस जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो एक दूसरे को बताई जाएं। तो बेसिकली इसे ही अब्रीमा फाइड्स या फिर ऑटमोस्ट गुड फेथ कहा जाता है। क्या है सिंपल ये कि इंश्योरर और इंश्योर्ड, इन दोनों की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ड्यूटी है कि जो जो ज़रूरी जानकारियां हैं कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, उनको सही तरह से और पूरी जो है एक दूसरे को बतानी चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रिंसिपल की, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इसका मतलब होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा। किसका? इंश्योर्ड का। अब देखिए, अगर इंश्योर्ड का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा तभी वो अपना ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इसका मतलब है एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट टू द इंश्योर्ड। अगले प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब है कि टूट फूट से सुरक्षा की गारंटी। मींस अगर जो इंश्योर्ड व्यक्ति है उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये अश्योर करता है कि उस समय इंश्योरर के द्वारा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो दी जाएगी। इस प्रिंसिपल के हिसाब से इंश्योरर ये अश्योर करता है कि अगर जो भी लॉस होगा, जो एक्चुअल लॉस होगा, उसे एज कंपनसेशन जो है इंश्योर्ड को दिया जाएगा। अब ये जो अमाउंट ऑफ एक्चुअल कंपनसेशन है, ये लिमिट रहता है अमाउंट अश्योर्ड या फिर लॉस, जो भी दोनों में से कम होगा वो वैल्यू जो है व्यक्ति को, मीन्स इंश्योर्ड व्यक्ति को दे दी जाती है। अब ये जो प्रिंसिपल है, ये एप्लीकेबल रहता है फायर इंश्योरेंस में, मराइन इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस, मीन्स ये सभी जो जनरल इंश्योरेंस रहती है उसके लिए एप्लीकेबल है। ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब अगला जो प्रिंसिपल है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब ये जो सब्रोगेशन का प्रिंसिपल है, ये भी जो हमारे जनरल इंश्योरेंस रहती है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। अब इस प्रिंसिपल में क्या है कि मान लीजिए जो इंश्योर्ड व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो उस समय जो इंश्योरर है उसने उसे क्लेम अकॉर्डिंगली जो भी मिसहैपनिंग हुई थी उसके हिसाब से क्लेम दे दिया। अब ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ये कहता है कि कंपनसेशन मिलने के बाद जो वो डैमेज्ड प्रॉपर्टी है उस पर अब इंश्योरर का अधिकार हो जाता है। और ये जो प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल होगा उस डैमेज्ड प्रॉपर्टी पे, अगर उसकी डैमेज होने के बाद भी अगर उसकी कोई वैल्यू बची हुई है तो ये जो प्रिंसिपल है उस पर एप्लीकेबल होगा। मीन्स सीधे शब्दों में ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी, सपोज उसकी गाड़ी जो है वो डैमेज हो गई और उसने इंश्योरर से उसका जो भी क्लेम था वो ले लिया, अब वो जो गाड़ी बची है, मीन्स वो डैमेज्ड गाड़ी है, उस पर इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार हो जाएगा। चलिए, अब आपका जो 5 नंबर का प्रिंसिपल है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन।
ये प्रिंसिपल भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटीज जितने भी रहते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। अब इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने एक प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस जो है वो एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से करवाई हुई है, और अगर उसकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसे जो क्लेम मिलेगा, कंपनसेशन क्लेम मिलेगा, वो चाहे वो एक कंपनी से ले या एक से ज़्यादा कंपनी से ले, वो एक्चुअल लॉस के बराबर ही होगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि उसने एक से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो वो सभी कंपनी से जितना जितना लॉस हुआ है वो सारा सारा हर एक कंपनी से ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। मीन्स जितना टोटल लॉस हुआ है वो चाहे एक इंश्योरर से उसे मिलेगा या एक से ज़्यादा से मिलेगा, पर वो मिलेगा उतना ही, एक्चुअल लॉस वाला जो अमाउंट है वही उसे मिलेगा। इसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कहा गया है। अब 6 नंबर का जो प्रिंसिपल है इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। अब प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस ये कहता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवा ली। अब ये नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के प्रति लापरवाह हो जाए, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ये ड्यूटी है कि अगर उसकी प्रॉपर्टी पर कोई खतरा है, कोई उसे लग रहा है कि इस सिचुएशन में उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसकी प्रॉपर्टी के साथ, तो उसने क्या करना है, उसने सारे स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं ताकि लॉसेस को जो है कंट्रोल किया जा सके, कम किया जा सके। मीन्स ये नहीं है कि हमने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा ली तो अब हम उसको लॉक लगाना छोड़ दें, ये नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस ये कहता है। अब लास्ट जो 7th प्रिंसिपल है, 7वां प्रिंसिपल है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा या फिर प्रॉक्सिमेट कॉज, ये कह दिया जाता है, इस प्रिंसिपल का नाम है ये। अब इस प्रिंसिपल का ये मतलब होता है कि जब लॉस हो जाता है तो उस सिचुएशन में ये चेक करना कि अगर जो लॉस है वो एक से ज़्यादा कारणों से हुआ है, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ये चेक किया जाता है कि जो मेन कारण है, एग्जैक्ट कॉज भी हम कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसा कॉज कौन सा है जिसकी वजह से ये लॉस हुआ है। मीन्स प्राइमरी कॉज आप कह सकते हैं, या सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से वो लॉस हुआ है, उसे प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज कह दिया जाता है। तो ये तो सारे हो गए आपके 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। चलिए अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इम्प्लॉयज दैट इफ सेम प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योरेंस कंपनी देन। तो ऑप्शंस दी गई हैं, कंपनसेशन कैन नॉट बी पेड, compensation is paid by all the insurers, compensation is paid in full by all the insurers, compensation paid by all the insurers together cannot exceed the actual loss suffered। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से अगर किसी व्यक्ति ने एक ही प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से करवाई है तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, तो उस केस में क्या होगा कि जो कंपनसेशन है वो सभी इंश्योरर्स के द्वारा मिल सकती है, पर जो उसकी वैल्यू है वो एक्चुअल लॉस से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ एब्रीमा फाइट्स। तो आपको बताना है कि एब्रीमा फाइट्स का मीनिंग क्या होता है। तो एब्रीमा फाइट्स का मीनिंग चेक करते हैं। ऑप्शंस है गुड फेथ, ऑटमोस्ट गुड फेथ, बायर बीवेयर एंड ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। तो देखिए जो एब्रीमा फाइट्स है उसका मीनिंग होता है ऑटमोस्ट गुड फेथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नाउ अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डैश मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स and remedies with respect to subject matter of insurance from insured to insurer। अब आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से क्या आएगा अगर
जो आपका प्रोडक्ट है जिसकी इंश्योरेंस हुई थी, उसके जो राइट्स हैं, उसका जो अधिकार है, वो इंश्योर्ड से इंश्योरर के पास चला जाएगा। तो मीन्स आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें जो प्रोडक्ट है उसके जो राइट्स हैं, उसका अधिकार है, वो इंश्योरर के पास चला जाता है इंश्योर्ड से। तो ऑप्शंस हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, सब्रोगेशन, लीगल हजार्ड एंड रिस्क पूलिंग। तो देखिए, जैसे अभी हमने बात की, सब्रोगेशन उस प्रिंसिपल को कहा जाता है जहाँ पर इंश्योरेंस में अगर कंपनसेशन मिल जाने के बाद जो प्रॉपर्टी है, डैमेज प्रॉपर्टी है, उसके जो राइट्स हैं वो इंश्योर्ड से इंश्योरर के पास चले जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस एन असेट मस्ट हैव डैश। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर किसी भी असेट की, किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस करवानी है तो उसकी एक डैश होनी ज़रूरी है। तो ऑप्शंस दी गई हैं, मॉरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, इंटरनेशनल वैल्यू एंड इकोनॉमिकल वैल्यू। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है इकोनॉमिकल वैल्यू। मीन्स अगर किसी भी वस्तु जिसकी आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं उसकी कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू है, तभी उसकी इंश्योरेंस करवाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें पूछा गया है, डैश मीन्स स्प्रेडिंग वंस इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेट्स। अब देखिए कि अगर किसी के इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह पर आप अरेंज करें, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी के पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करने की जो प्रक्रिया रहती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं पूलिंग, डाइवर्सिफिकेशन, गैम्बलिंग एंड डायनेमिक रिस्क। तो देखिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह पर अरेंज करें या पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करें तो उस प्रोसेस को डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग नेगोशिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो गलत स्टेटमेंट देना उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑफर एंड रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, किसी को गलत जानकारी देना ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उस प्रोसेस को कहा जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स। आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर आपराधिक तरीकों से दबाव डलवाता है तो उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस है फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोरेजन और मिस्टेक। तो देखिए, ऐसे वे को, इस तरीके को कहा जाता है कोरेजन। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कोरेजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इट इज एसेंशियल फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट टू बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। आपको बताना है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में किस वक्त आप जानेंगे कि इस इंश्योरेंस पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा। मीन्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट की जो जानकारी है लाइफ इंश्योरेंस खरीदते वक्त आप किस वक्त पे जानेंगे। तो ऑप्शंस हैं, एट द टाइम ऑफ टेकिंग आउट इंश्योरेंस, एट द टाइम ऑफ क्लेम, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एंड ईदर एट द टाइम ऑफ पॉलिसी परचेज और एट द टाइम ऑफ क्लेम। तो देखिए, पहली ऑप्शन में कहा गया है कि इंश्योरेंस खरीदते वक्त, दूसरी ऑप्शन कह रही है क्लेम के समय, तीसरी कह रही है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट की लाइफ इंश्योरेंस में ज़रूरत ही नहीं होती, और जो 4 नंबर की ऑप्शन है ये कह रही है कि या तो आप पॉलिसी खरीदते वक्त जान लें या फिर क्लेम के समय जान लें। तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट की जो जानकारी है उसे खरीदते हुए ही जाननी चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट द प्रॉक्सिमेट कॉज फॉर द डेथ इन द फॉलोइंग सिनारियो। अब देखिए, नीचे एक आपको स्टोरी दी गई है छोटी सी, आपको उसमें पहले तो पढ़ना है, फिर जानना है कि इस स्टोरी में जो बिल्कुल प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स मेन कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो पहले तो स्टोरी पढ़ते हैं। अजय फॉल्स ऑफ अ हॉर्स एंड ब्रेक्स हिज बैक. He lies there in a pool of water and contracts pneumonia. He is admitted to hospital and dies because of pneumonia. देखिए, अजय जो था ये घोड़े से गिर गया जिसकी वजह से इसकी कमर टूट गई
और साथ ही एक तालाब था पानी का जिसमें वह गिर गया और उसे तालाब में गिरने की वजह से निमोनिया हो गया। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और वहाँ पर निमोनिया की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो अब इस कहानी में आपको जानना है कि अजय का जो प्रॉक्सिमेट कॉज फॉर डेथ है वो क्या होगा। तो ऑप्शंस हैं निमोनिया, ब्रोकन बैक, फॉलिंग ऑफ अ हॉर्स एंड सर्जरी। तो देखिए इसमें जो प्रॉक्सिमेट कॉज है या फिर मेन कारण जो है डेथ का वो आएगा फॉलिंग ऑफ अ हॉर्स, ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए अगर वो घोड़े से ना गिरता तो वो पूल में ना गिरता, तालाब में ना गिरता, जिससे उसे निमोनिया ना होता और उससे उसकी डेथ ना होती। तो इसलिए जो प्रॉक्सिमेट कॉज बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन सी, फॉलिंग ऑफ अ हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज नॉट एन इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी। नीचे ऑप्शंस दी गई हैं 4 और आपको जानना है कि इनमें से कौन होगा जो कि एक बीमा मध्यस्थता की भूमिका में नहीं होगा। तो ऑप्शंस हैं कॉर्पोरेट एजेंट, शेयर ब्रोकर, इंश्योरेंस ब्रोकर एंड इंश्योरेंस एजेंट। देखिए इसमें जो शेयर ब्रोकर है वो इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी की भूमिका में नहीं आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑन द पेमेंट ऑफ लॉस सैल्वेज बिलोंग्स टू। देखिए लॉस की पेमेंट हो जाने के बाद मींस क्लेम पेमेंट हो जाने के बाद जो सैल्वेज है, सैल्वेज मतलब जो टूटा फूटा सामान पीछे रह जाता है, वो किसको बिलोंग करेगा? सर्वेयर, इंश्योर्ड, इंश्योरर या फिर लोकल अथॉरिटीज़। देखिए जैसे हमने पीछे पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन के हिसाब से ये बिलोंग करेगा इंश्योरर को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ डैश इंश्योर्स दैट इंश्योर्ड डजंट प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विद मल्टीपल इंश्योरर्स। आपको बताना है कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग ये इंश्योर किया जाता है कि जो इंश्योर्ड है वो एक से ज़्यादा इंश्योरर्स से इंश्योरेंस करवा के प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता है। तो ऑप्शंस हैं सेब्रोगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, को इंश्योरेंस, इंडेमनिटी। तो देखिए ये हमने अभी बात की, ऐसे प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश प्रिंसिपल इन इंश्योरेंस मीन्स मैक्सिमम ट्रुथ। ऑप्शंस हैं सेब्रोगेशन, कॉज प्रॉक्सिमा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट और एब्रीमा फाइट्स। तो देखिए जो एब्रीमा फाइट्स का प्रिंसिपल है ये इंश्योरेंस में मैक्सिमम ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है और इसे हम ऑटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल भी कहते हैं। डैश प्रिंसिपल मीन्स दैट इंश्योर्ड इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक प्रॉफिट ऑन हिज लॉस। आपको उस प्रिंसिपल का नाम बताना है जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो इंश्योर्ड है, जिसने बीमा करवाया हुआ है, वो लॉस के केस में प्रॉफिट नहीं बनाएगा। तो देखिए ऐसे प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। डैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंश्योरर्स दैट इज ओरिजिनल इंश्योरर एंड अनदर इंश्योरर। आपको उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताना है जो 2 इंश्योरर्स के बीच में होता है, मींस एक ओरिजिनल और दूसरे इंश्योरर के बीच में। ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, पॉलिसी एंड प्रीमियम। तो देखिए जब एक इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से करवाती है तो इस प्रोसेस को री इंश्योरेंस कहा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। एक और बात याद रखेंगे कि री इंश्योरेंस को इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस भी कहा जाता है। अब हम करेंगे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है डैश इन्वॉल्व्स प्रोपोर्शनेट शेयरिंग ऑफ इंश्योरेंस अमंग मोर देन वन इंश्योरर। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इंश्योरेंस को एक से ज़्यादा इंश्योरर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाए या प्रोपोर्शनेटली शेयर कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है को इंश्योरेंस, क्योंकि को इंश्योरेंस एक ऐसा मेथड है जहाँ पर जो रिस्क है उसे स्प्लिट कर दिया जाता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से समझाती हूँ। सपोज किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है और उसमें
उसके रिस्क को स्प्लिट कर दिया गया है। स्प्लिट इस तरह से किया गया है कि 20% तो इंश्योर्ड खुद बियर करेगा, पर जो रिमेनिंग 80% है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। मीन्स रिस्क की स्प्लिटिंग कर दी गई है। तो मान लीजिए कि जो खर्चा आया वो आया 10,000 रुपये, उसमें से 2,000 रुपये तो इंश्योर्ड खुद देगा, पर जो बाकी की रकम है, बाकी का जो पैसा है 80% जो पैसा आएगा, मीन्स 8,000 रुपये जो आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। मीन्स रिस्क कवर को स्प्लिट करने के प्रोसेस को को इंश्योरेंस कहा जाता है। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक है बोनस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है डैश प्रिंसिपल इन इंश्योरेंस मीन्स मैक्सिमम ट्रूथ। आपको बताना है इंश्योरेंस के उस प्रिंसिपल का नाम जो कहता है कि पूर्ण रूप से सच्चाई होनी चाहिए एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऑप्शंस हैं सेब्रोगेशन, कॉज प्रॉक्सिमा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट और एब्रीमा फाइट्स। तो इसका जो आंसर है वो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।